So, hello everyone, welcome back. My name is Avinash More, and today we will be continuing with the same series that we started few days back, right? तो आप लोगों को याद होगा हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर कर रहे थे और हम लोगों ने इस चैप्टर के पार्ट 6 खत्म कर दिया, मतलब 6 लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड. सो टुडे वी विल बी मूविंग ऑन टू लेक्चर नंबर 7. करेक्ट. एक बार मैं फिर से याद दिला दूं आप सबको, दिस इज द सेम टेलीग्राम चैनल लिंक जो बार बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि जितने भी लेक्चर्स मैं कंडक्ट करूंगा उन सब लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे? इस टेलीग्राम चैनल पे. करेक्ट. कुछ दिनों में मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा जहां पे आप लोगों को ये सारे के सारे लेक्चर्स, इस लेक्चर के रिलेटेड नोट्स, इस लेक्चर के रिलेटेड क्विज, ढेर सारी चीजें आपको वहां मिलेगी. ठीक है. प्लस डीपीपीज भी मिलेगी. तो जल्द से जल्द वो वेबसाइट ज्वाइन कर लेना. ठीक है. लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, 1-2 दिन में मैं बता देता हूँ. ठीक है. चलो ठीक है. आज गला थोड़ा बैठा हुआ लग रहा है, कोई बात नहीं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 7. राइट. यस. सो दिस इज चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 7. ठीक है. बहुत ही मजा आने वाला है. देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं उस लेक्चर को. सो यस, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. एरर्स अभी भी हमारा खत्म नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था. अभी भी बहुत सारा पोर्शन बचा है इसका, तो देखते हैं. इस लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर टाइम बचा तो डेफिनेटली. ओके. चलो ठीक है. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एरर्स देख लिए थे, एरर्स होता क्या ये देख लिया था, हाउ टू कैलकुलेट एरर्स ये भी देख लिया था. बराबर. तो शुरू करते हैं आज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन मतलब एरर्स को कंबाइन करना, एरर्स को जोड़ना. बराबर. तो याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था एरर माने पाप, है ना. तुम लोगों ने कोई पाप किया है किसी कैलकुलेशन में, है ना. पाप के समान रखो तो समझने में थोड़ा आसानी होगी. करेक्ट. तो सिंपल भाषा में मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ. ठीक है. तुमने शुरुआत की एक पाप से, तुमने किया एक पाप, उसके बाद किया दूसरा पाप, फिर किया तीसरा पाप. अब क्या एक पाप दूसरे पाप को खत्म कर सकता है क्या? पाप का तो घड़ा होता है ना. एक पाप करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, करते जाओगे, वो बढ़ता जाएगा और ये घड़ा भरता जाएगा. बराबर. तो एरर या पाप ये कभी भी कम नहीं होगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे. इसीलिए इसको बोला गया है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. करेक्ट. सो लेट्स स्टडी दिस. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या? ठीक है. तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एरर ड्यू टू एडिशन. ठीक है. अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में मान लो एरर है, और अगर हम उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो क्या तुम्हें लगता है एक पापी इंसान दूसरे पापी इंसान के साथ आके मिलेगा, दोनों हाथ बढ़ाएंगे, है ना, दोनों हाथ बटाएंगे, करेक्ट, दोनों पार्टनरशिप करेंगे और दोनों का पाप घट जाएगा? ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है. बराबर. तो ये वही चीज होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ मिलेगी और यहाँ पे एरर्स कंबाइन होंगे, यहाँ पे एरर्स ऐड अप होंगे, यहाँ पे पाप ऐड अप होगा. क्या ये बात क्लियर है? तो ये काफी सिंपल कंसेप्ट है, देख लेते हैं फटाफट से. तो मान लेते हैं, ठीक है, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a एंड b आर द मेजर्ड वैल्यूज, देन. ठीक है. अब ये z क्या है, a क्या है, b क्या है, थोड़ा सिंपल कर देते हैं. z माने एक गैंग, है ना, एक गैंग है. ठीक है. ए माने एक विलन, बी माने दूसरा विलन. इन दोनों विलन ने आके एक गैंग बना दी. अब ये भी पापी इंसान, ये भी पापी इंसान. बराबर. अब ये दोनों पापी इंसान आके मिले, एक गैंग बनाई, तो क्या यहाँ से पाप कम होगा या बढ़ेगा? यहाँ से पाप बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा वही देखना है. तो ए ने पहले कुछ पाप किया हुआ था, दैट इज इट वाज हैविंग सम एरर, दैट इज डेल्टा ए. बी ने भी कुछ पाप किया था, दैट इज डेल्टा बी, एरर ऑफ बी. करेक्ट. अब ये दोनों आके मिलेंगे तो कहानी क्या होगी? करेक्ट. अब देखो, हम जानते हैं ये जो गैंग है ये तो बनी है ए और बी से, तो ए और बी का तो डेफिनेटली एडिशन होगा, लेकिन उनके अब पापों का कैसे एडिशन होगा? दैट इज गिवन बाय डेल्टा जेड. तो सिंपल है यार, एडिशन बोला है तो ऐड कर दो एरर्स को, इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर दो, इंडिविजुअल पापों को ऐड कर दो. करेक्ट. यहां तक क्लियर एवरीवन? चलो. सो दिस इज द फाइनल गैंग विच इज हैविंग एडिशन ऑफ पाप ऑफ बोथ ए एंड बी. ठीक है. तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई. अब देखो, वी गॉट डेल्टा जेड. डेल्टा जेड मतलब क्या? कितना एरर है दोनों ए और बी के एडिशन में. सो दैट इज व्हाट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. करेक्ट. अब याद करो
इससे पहले हमने सिर्फ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो रिलेटिव एरर निकाला था वो कैसे निकाला था, डेल्टा ए अपॉन ए, करेक्ट, डेल्टा ए अपॉन ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई जेड होगा ना बेटा। तो डेल्टा जेड कितना है यहाँ, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एंड व्हाट इज जेड, इट इज ए प्लस बी। सो दिस इज रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, यू विल गेट द परसेंटेज एरर। इट्स दैट सिंपल, बहुत आसान है। तो सरल भाषा में बोलूं, अगर एक पापी दूसरे पापी के साथ आके हाथ मिलाएगा तो सिंपल बात है, दोनों का पाप ऐड होगा। इजी है, एकदम इजी, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी फॉर्मूलेस विल रिमेन सेम, ठीक है। नेक्स्ट, एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला है ना, तुम जितने भी जिंदगी में पाप करते जाओगे तुम्हारा पाप का घड़ा बढ़ता जाएगा, बराबर। इसका मतलब क्या, एरर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, एरर्स कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकते। तो भले ही अगर दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, स्टिल उनका एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। अब सिंपल सी कहानी फिर से, दो विलन थे जिन्होंने पहले आके हाथ मिलाया था, उन दोनों के पाप ऐड हुए थे। सो देयरफॉर वी गॉट डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब इन दोनों की जम नहीं रही है, ये दोनों नजदीक आए फ्रेंडशिप की, है ना, पर इनकी अब जम नहीं रही है। इनको ये लग रहा है कि यार दूसरे की शायद पहचान ज्यादा है ना, ये गैंग बनने के बाद उसको रेपुटेशन ज्यादा मिल रही है, मेरी कम हो गई है। तो इसके कारण क्या हो गया, मान लो उन लोगों ने, लेट्स एज्यूम, मान लो उन दोनों ने क्या कर दिया, अब एक साथ नहीं रहना है, ये सोच लिया। सो ए माइनस बी हो गया, अब ए माइनस बी हो गया। लेकिन पाप तो इसने भी किया था, गैंग तो बनी थी, बराबर। अब देखो, इन दोनों ने मिल के, हो सकता है कि बहुत सारे अपराध किए, मतलब क्या, पाप बढ़ गए, इन दोनों के पाप बढ़ गए। तो इस गैंग के कारण इन दोनों के भी दुश्मन बन गए। लेट सपोज अर्लियर इट वॉज वॉट, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी था। अब नेक्स्ट केस में हो गया z इज इक्वल टू ए माइनस बी। लेकिन इस दौरान इन दोनों ने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए, बराबर। अब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, ये दुश्मन बोलेगा कि नहीं अब मैं सिर्फ ए को मारूंगा, बी को नहीं मारूंगा। भाई पाप तो दोनों ने मिलके किया है, इसका प्रायश्चित तो दोनों को करना पड़ेगा, बराबर। तो इनका जो भी दुश्मन होगा, अब उल्टा ये सेपरेट होने के बाद क्या होगा, जो पाप मिलके किया है वो पाप यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे। तो पाप तो फिर से ऐड ही हो रहे हैं ना भाई, करेक्ट। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स विल बी एडेड ओनली। क्या ये बात क्लियर है? पाप कभी कम नहीं होंगे, एरर्स कम नहीं होंगे अगर दो कंबाइन होंगे या दो जुदा होंगे। क्या ये क्लियर है? सो अगेन योर z रिमेन्स a माइनस बी एंड योर डेल्टा z विल बी, अब देख लो, ठीक है। सो सिंपल, रिलेटिव एरर विल अगेन बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z a माइनस बी था, लेकिन यहाँ पे डेल्टा z कितना रहेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही रहेगा। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ बेटा, ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ज़्यादा गंदी मैथ्स नहीं बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में, ताकि तुम विजुअलाइज कर सको, समझ सको और आगे बढ़ सको और ये इसके थ्रू क्वेश्चंस क्रैक कर सको। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट, so whether it is addition or subtraction, absolute error is same, that is your delta a is going to be same or delta z is going to be same in this case, right? तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एरर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन की क्या कहानी है भाई, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। अब देखो, एरर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब वी हैव z इज इक्वल टू a इंटू बी, वी हैव z इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी बंद करते हैं और थोड़ा सा मैथ समझते हैं, ठीक है। सो z इज इक्वल टू a क्रॉस b, राइट। अब इस कैलकुलेशन में एरर कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो इसके लिए किया जाता है बेटा लॉगरिथम, इसके लिए अप्लाई किया जाता है लॉग, ठीक है। जो मैं बोलूँगा नहीं कि ज़्यादा स्ट्रेस दो दिमाग में, सिंपल भाषा में समझ लो, ठीक है। तो जब भी हमें z इज इक्वल टू ए बी रहेगा तो उस केस में डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी रहेगा। इसका मतलब व्हाट इज दिस, याद करो, यही तो तुम्हारा रिलेटिव एरर है। सो रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। सिर्फ इसका एडिशन कर देना है। तो यहाँ पे किसका ऐड करना है, यहाँ पे एडिशन करना है रिलेटिव एरर्स का, ठीक है। ये मत क्लियर है? परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं सबको पता है, मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर बाय 100। सो यहाँ पे हमने देखा था इंडिविजुअल रिलेटिव एरर इंटू 100 कर दो, या फिर मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी बाय 100, ओके।
इसको करने का एक्चुअली न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैं ट्रिक बताऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे अभी बात नहीं कर रहा हूँ। जब न्यूमेरिकल आएगा देन हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, या जिस न्यूमेरिकल में हमें मल्टीप्लीकेशन प्रोपोगेशन की जरूरत पड़ेगी, प्रोपोगेशन ऑफ एरर बाय मल्टीप्लीकेशन या इन मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उस केस में मैं बताऊंगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। फिलहाल के लिए इतना संभाल के रख लो, ठीक है। डिवीजन में इट इज गोइंग टू बी सेम, सो हेंस परसेंटेज एरर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेज एरर्स। ये हो गया। नाउ लेट्स सी अबाउट डिवीजन। डिवीजन में भी कहानी वही रहने वाली है, डिवीजन में भी एरर वही रहने वाला है। द रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। बात क्लियर। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों के लिए सेम, रिलेटिव एरर का सिंपल एडिशन कर दो, दैट्स इट। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिवीजन इज गोइंग टू बी द सेम। इसको सॉल्व कैसे करना थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट। नाउ एरर ड्यू टू पावर, ये सेम है यार, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, बस ऊपर पावर चढ़ा दिए, ठीक है। तो देखेंगे इसको भी थोड़ी देर में, देखते हैं। यही पे बता दूं, लेट सपोज वी टेक अ एग्जांपल, है ना। मान लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट एक कोई पी नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटी से बनी है। तो मान लो ये हो गया a टू द पावर x, b टू द पावर y अपॉन c टू द पावर z। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे a और b मल्टीप्लीकेशन में है और a और b के मल्टीप्लीकेशन के साथ c डिवीजन में, तो यहाँ पे दोनों एक साथ आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे पावर भी है। तो सारी चीज मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है सरल भाषा में, कैसे लिखना है और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है ये अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इधर, तो इसको सबसे पहले डेल्टा p बाई पी लिखना है। क्यों? क्योंकि हम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं सर, याद है ना, डेल्टा z बाई z था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए। सो दिस इज डेल्टा p बाई पी इज इक्वल्स टू x है a की पावर, तो उस पावर को सबसे पहले लिखो, उसके बाद लिखो डेल्टा a बाई a। हो गया, सिर्फ इतना। ये हो गया एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन ए, ठीक है। प्लस अब एरर हमेशा ऐड होते हैं सर, है ना, पाप हमेशा ऐड होते हैं, पाप कभी माइनस होंगे क्या? नहीं होंगे। सो इसीलिए प्लस b की पावर कितनी है? y। सो दिस इज y इंटू डेल्टा b बाई b। अब c तो नीचे है सर, तो प्लस आएगा कि माइनस? यार c नीचे है, लेकिन पाप तो हमेशा ऐड होंगे ना, करेक्ट। सो प्लस c की पावर कितनी है? z डेल्टा c बाई c, दैट्स इट। ये है कंसेप्ट, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ये बहुत आसान चीज़ है, देखेंगे आगे। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द मैथमेटिकल ऑपरेशन इन विच द एक्यूरेसी इज लिमिटेड टू लीस्ट एक्यूरेट टर्म। कौन सा ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है? क्या वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, या बोथ ए एंड बी है? इज लिमिटेड टू लीस्ट एक्यूरेट टर्म। सोचो थोड़ा, क्या है वो? एडिशन होता है क्या? वो सब्ट्रैक्शन होता है क्या? वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? सो द आंसर इज इट इज बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये पीपीटी रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल्स टू a बाई b, ध्यान से, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y विल बी। अब ये सबको आना चाहिए, ठीक है, ये मैंने काफी अच्छे से समझाया, ये सबको आना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो देखते हैं। परसेंटेज एरर पूछा है बच्चों, ध्यान से बताओ, विच इज करेक्ट? क्या कभी माइनस होगा सर? एरर, एरर कभी माइनस नहीं होगा, ये गया, ठीक है। क्या ये टर्म बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन थी? नहीं सर, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन साइन, तो ये भी गया, ये भी गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आ रहा है, करेक्ट। आगे चलते हैं और नाउ कम ऑन सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट से, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखना है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके फाइन।
So let's move on to the question. Length of the plate measured using vernier caliper of least count. बेटा ये है least count 0.01 सेंटीमीटर. The measurement made were 3.11 centimeter, 3.13 centimeter, 3.14 centimeter and 3.14 centimeter. Find the mean length. मीन लेंथ निकालना कितना आसान है. मीन सबको निकालने आता है, उम्मीद करता हूँ. तो मीन लेंथ, सो एल बार सीधा सीधा इज इक्वल टू 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 डिवाइडेड बाय टोटल इज 4. सो कम ऑन फाइंड दिस. ये कितना आएगा जल्दी फटाफट से सब बता दो. जल्दी से सब बताओ क्या आंसर हो सकता है, पॉसिबल क्या है. 3.15 तो नहीं हो सकता, मैं यही से काट रहा हूँ. 3.14 भी पॉसिबल नहीं है, ये भी काट दिया. 3.12 या 3.13, इनमें से कौन सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी किसकी है. देखो सिंपल सी बात है, इसमें 2 बढ़ा दो, इसमें से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, मतलब द आंसर इज गोइंग टू बी 3.13 सेंटीमीटर. तुम लोग निकाल के देख लेना, क्या ये बात क्लियर है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 3.13. नेक्स्ट क्वेश्चन. Length of the plate measured, it is the same question. Find mean absolute error. Now we have to find mean absolute error. Error कैसे निकाला जाए सर, mean absolute error. यही तो चैलेंजिंग बात है. Come on, do it fast. जल्दी से शुरू करो ये करना. कैसे किया जाएगा. मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख सके. ठीक है. चलो ठीक है. अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे सर. हमें पता तो है, हमारे पास मीन वैल्यू आ गई है, मतलब भगवान की दी हुई वैल्यू. करेक्ट, वी हैव द भगवान की वैल्यू. नाउ वी विल फाइंड डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, है ना. ये वैल्यूज निकालेंगे और फिर यहाँ से मीन निकालेंगे. सो हमारी वैल्यू कितनी थी 3.13. ए मीन कितना था 3.13. सो डेल्टा A1 कैसे निकालेंगे. सबसे पहले 3.11 माइनस 3.13 इसका मॉड, याद आ रहा है सबको. यह आएगा 3.13 माइनस 3.13 इसका मॉड. फिर ये आएगा 3.14 माइनस 3.13 इसका मॉड. फिर ये आएगा 3.14 माइनस 3.13 और इसका मॉड. सो कम ऑन टेल मी द वैल्यू. दिस इज 0.02, दिस इज 0, दिस इज 0.01, दिस इज 0.01. सो कितना आएगा ये 0.02 डेल्टा ए मीन. अब मुझे डेल्टा ए मीन निकालना है. सो 0.02 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज गोइंग टू बी 0.01. सो द आंसर इज 0.01 सेंटीमीटर. क्या ये क्लियर है सबको. कितना आसान है यार, ये बहुत आसान है ना. इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्या बोला है. द मेजरमेंट्स वर मेड, फाइंड परसेंटेज एरर है. परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे. वी नो परसेंटेज एरर. सबसे पहले सर रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं. डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन. सो वी नो डेल्टा ए मीन कितना था मेरा 0.01 अपॉन ए मीन मेरा कितना आया था 3.14, सॉरी 3.13 आई गेस. करेक्ट. नाउ व्हाट इज परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर इनटू 100. सो इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर कितना है 0.01 अपॉन 3.13 इंटू 100. करेक्ट. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 3.13. ये तुम्हारा हेडेक है सॉल्व करना. 1 अपॉन 3 कितना आएगा बोलो फटाफट से. 1/3 मतलब 0.3. सो कौन सा ऑप्शन सही है 0.319%. इज दिस क्लियर. सो द आंसर इज 0.319%. कितने आसान क्वेश्चन है अरे बच्चों वाले, आराम से हिला दो. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एरर ट्रिक. ये मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बता दिया एरर ट्रिक. चलो सो वी हैव टू फाइंड रिलेटिव एरर इन आर. सो डेल्टा आर बाय आर कैसे लिखेंगे इसको. दिस इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब. तो एक्स की पावर कितनी 2, तो राइट डाउन 2. फिर इसको लिखोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस वाई की पावर कितनी, वाई की पावर है 3. सो इसको कैसे लिखोगे 3 इंटू डेल्टा वाई बाय वाई. क्या ये बात क्लियर. सिंपल. नेक्स्ट कम ऑन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते. इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन जेड टू द पावर 1/2. तो इसमें एरर कैसे लिखोगे. सो दैट इंप्लाइज डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू एक्स की पावर कितनी 3. सो 3 डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस 2 डेल्टा वाई बाय वाई.
प्लस z की पावर कितनी, हाफ, और यहां प्लस आएगा, प्लस डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव नहीं, पाप हमेशा ऐड होगा, सो प्लस हाफ डेल्टा z बाई z। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। इस तरीके से रिलेटिव एरर निकालो, रिलेटिव निकाल के परसेंटेज निकालना आसान है, मल्टीप्लाई दिस बाय 100, दैट्स इट। क्या ये क्लियर है सबको? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, काफी आसान चीज है ये, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। सर ये क्या है, आप तो मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हो, तभी तो मजा है बेटा, है ना। सो द क्वेश्चन इज द हीट डेसिपेटेड Q इन अ रेजिस्टेंस R। कोई एक रेजिस्टेंस R है जिसमें कुछ हीट डिसिपेट हुई है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम, है ना। ये फॉर्मूला हमको पता है ऑलरेडी सर, हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में, बट स्टिल इफ द मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी R, तो R में एरर कितना है 2%, करंट में एरर कितना है, सो दिस इज एरर इन R, दिस इज एरर इन करंट, दिस इज एरर इन टाइम respectively, then what is the maximum error in the measurement of the dissipated heat? We know heat dissipated Q is equals to I square RT, correct? We know Q is equals to I square RT, ये हम 10th standard में पढ़े हैं या फिर 12th में भी पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। Is this clear everyone? So Q is I square RT, right? Now I know this, Q is सर आई स्क्वायर आर टी। अब मुझसे क्या पूछा है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन हीट डेसिपेशन, सो डेल्टा क्यू बाई क्यू। पहले रिलेटिव एरर निकालता हूं, ये कितना आएगा सर, आई की पावर है 2, सो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई बाई आई बराबर, प्लस आर की कोई पावर नहीं है तो डेल्टा आर बाई आर, प्लस डेल्टा टी बाई टी, है ना। अब मुझे निकालना है परसेंटेज, और मुझे ये वैल्यूज भी दी है परसेंटेज में, सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस इन परसेंटेज। तो यहाँ पे इंटू 100 कर दो, ये होल टर्म इंटू 100 कर दो, यू विल गेट इंटू परसेंटेज। तो चलो फटाफट से, अब ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। 2 व्हाट इज डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, इट इज गिवन 2%, प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इट इज गिवन 1%, प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, इट इज गिवन 1%। सो दिस इज 2 इंटू 2 4 5 6, आंसर इज 6%। कितना आसान था। अब एक सिंपल ट्रिक देखो, सिंपल ट्रिक, अब कुछ नहीं करना है इसके बाद, यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना है, 2 डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी, और इनमें एरर देखो कितना दिया, 2, सो 2 इंटू 2, प्लस आर में कितना दिया, 1 प्लस 1, सिर्फ इतना कर देना अभी आगे से, ठीक है। एकदम ओरली सॉल्व होते हैं ये सारे क्वेश्चंस, और बहुत सिंपल है और आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बात क्लियर। सो दिस इज सिंपली 6, क्या ये क्लियर है? और ये ओरली सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब कोशिश करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको ओरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यस, वी विल बी स्टार्टिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस लेक्चर के बाद। जैसे ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक कवर होगा, वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक, दैट इज एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर। कंबाइन न्यूमेरिकल्स करेंगे, और हो सकता है कि इस टॉपिक के बाहर के भी हो जो अर्लियर हमने टॉपिक्स किए, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स मैं कवर करूंगा जेडबलई मेंस के, नीट के, प्लस जेडबलई एडवांस के। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो थोड़ा सा आपको फील दूंगा, एक चैलेंज रहेगा, देखते हैं कितने बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और फटाफट से एकदम स्पीड में सारे न्यूमेरिकल्स उड़ाते चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको भी देखते हैं, समझते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अरे ये क्या है, ये तो तुम जैसा ही कोई तो भी मुझे दिख रहा है ना। मेरे ख्वाबों ख्यालों की मल्लिका, क्या बात है ना। सो क्या कह क्या रहा है पर ये लौंडा, ओ चलो आज मैं वैलेंटाइन गिफ्ट खरीदूंगा, है ना। तुम लोग करते होंगे ऐसा, बराबर वैलेंटाइन गिफ्ट खरीदा, वो भी क्या खरीदना, सोने की रिंग, पक्का गोल्ड। भाई बहुत अमीर लग रहा है ना, बड़ा अमीर छोरा है। वैलेंटाइन गिफ्ट, वो भी इस उम्र में सोने की रिंग खरीदेगा बच्चा। चलो देखते हैं, आजकल के बच्चे बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, है ना। अरे बेटा तो बाहर निकल गया था सोने की रिंग खरीदने के लिए, लगता है मम्मी ने रोक लिया उसके। तो उसकी मम्मी कह रही है बेटा 3 केजी आलू और 2 केजी टमाटर ले आना, है ना। टोमेटो ऐसे ही बहुत महंगा चल रहा है अभी, सो क्या बोला है बेटा 3 केजी आलू एंड 2 केजी टोमेटो ले आना, सब्जी वाले से 100 ग्राम धनिया लेना मत भूलना। क्या बात है यार, मतलब 3 केजी क्या लोगे, आलू, 3 केजी आलू, 2 केजी टमाटर और साथ में धनिया फ्री, है ना। ऐसे ही तो करते हैं सब लोग जो मार्केट जाते हैं, पता होगा।
यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ लोग मेरा लेक्चर देख, नॉट ओनली लेडीज, जेंट्स भी, ज़माना बदल रहा है, ठीक है, सोच भी बदलो है ना। चलो, पर सोच इतनी नहीं बदलनी कि इतने छोटे से उम्र में वैलेंटाइन गिफ्ट खरीदने निकल जाओ, ठीक है। बात यहाँ पे धनिया, आलू, टमाटर की हो रही है, ठीक है। सो कितना लाना है बेटे को? 3 kg आलू लाना है, 2 kg टमाटर लाना है, और साथ में सब्जी वाले से 100 ग्राम धनिया फ्री में लेना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है सर, समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो तो समझ में आ जाएगा, इम्पोर्टेंस भी फील हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये बच्चा पहुंच गया सब्जी वाले के पास, बराबर। सब्जी वाले से इसने 3 kg आलू ले लिए, 2 kg टमाटर भी ले लिए, ठीक है। तो कितना लिया? 3 kg आलू, 2 किलो टमाटर लेके हो गया, बराबर। बात क्लियर। अब साथ में बच्चे ने बोला कि भैया अगर मैंने 3 किलो आलू लिए हैं, 2 किलो टमाटर लिए, तो 100 ग्राम धनिया फ्री दे दो। सब्जी वाला भी खुश हो के ले बेटा। अब सब्जी वाला जब इसको 100 ग्राम धनिया दे रहा है तो ऐसे उठा के दे दिया, वो थोड़ी ना गिनते बैठेगा यार ये पक्का 100 ग्राम है या नहीं है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब इसने 2 kg आलू लिए, व्हेन ही टेक 2 kg आलू या 3 kg आलू एंड 2 kg टोमेटो, बराबर। तो आपने देखा होगा सब्जी वाला जो मेजरमेंट करता है, जो उसके पास ये कांटा रहता है मेजरमेंट करने का, बराबर, ये जो तराजू रहता है मेजरमेंट करने का, करेक्ट, कुछ इस तरीके से रहता है। तो वो इस साइड पे आपकी सब्जी रख देगा, इस साइड पे वजन रख देगा, और आप ये देखोगे कि मेरी जिस साइड पे सब्जी वो थोड़ी सी नीचे जाए और तराजू का जिधर वजन रखा हो थोड़ा ऊपर आए, तब तुम खुश हो जाते हो, तब बोलते हो यार ये बढ़िया है, ये सही है, करेक्ट। तो क्या क्या मेरा क्वेश्चन ये है, तो क्या इस सब्जी वाले ने तुम्हें एकदम एक्यूरेट 2 kg टोमेटो एंड 3 kg आलू दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। इसका जो वजन काटा इस पर सिर्फ 3 kg लिखा रहता है, इस पर कुछ ऐसा नहीं लिखा जाता 3.00 समथिंग कुछ, है ना, ऐसा नहीं लिखा जाता, इस पर सिर्फ 3 kg लिखा जाता है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे पॉसिबिलिटी है। प्लस साथ में 100 ग्राम धनिया भी दे रहा है, वो भी ऐसी उठा के दे दिया, इसने एग्जैक्टली गिना नहीं। क्या ये सही में 100 ग्राम है भी या नहीं? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब अपने छोटू को तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है ना। छोटू को सिर्फ आलू और टमाटर थोड़ी लेना था, तो कुछ और लेने आया था। क्या लेने आया था? वो लेने आया था सोने की अंगूठी। तो देखते हैं उसके साथ क्या होता है आगे। ठीक है, तो चलो फाइनली छोटू पहुंच गया है सोने की दुकान में, है ना। छोटू पहुंच गया सोने की दुकान में। जो गोल्ड ज्वेलर है उसने काफी सारे रिंग्स इसके सामने रख दिए। चेन नहीं लेनी, मेरे ख्याल रिंग लेनी, मैं गलती से चेन बोल दिया होगा, सॉरी। करेक्ट, इसको क्या लेना है? रिंग लेना है, सोने की रिंग। और ये इसने काफी सारी सोने की रिंग यहाँ पे सामने रख दी है। अब छोटू पसंद कर रहा है, ठीक है। छोटू सोचता है 10 ग्राम की रिंग मतलब 1 तोला, ठीक है, 1 तोले की रिंग लेने से अच्छा मैं इस बार क्या करता हूँ, आधे तोले की लेता हूँ। अभी लगभग सबको पता होगा सोने का जो भाव है अराउंड 60,000 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एक राउंड फिगर। सो लेट सपोज 60,000 में आपको 10 ग्राम सोना मिलता है। सो ही वांट टू बाय अ रिंग ऑफ 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स मतलब 1 तोले का आधा। सो आधा तोला, आधा तोला इसको लेना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 30,000। इसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 30,000 देना पड़ेगा, करेक्ट। इसको 30,000 देना पड़ेगा। अब इसने देखो सब्जी वाले से क्या खरीदा? पोटैटो एंड टोमेटो। कितने का? हार्डली 100 रुपए का सर। मुश्किल से 100 रुपए हुए होंगे, बेचारे किसानों को क्या ही मिलता है ना, बहुत मुश्किल है ना। तो जहां बेचारे किसानों से हम 3 किलो आलू ले रहे हैं, 2 किलो टोमेटो ले रहे हैं, जिसका रेट हार्डली 100 गया होगा, उससे भी मैं मुफ्त का धनिया लेके आ रहा हूं, है ना। लेकिन जिस गोल्ड ज्वेलर को मैं 30,000 दे रहा हूं, मैं नहीं है ये छोटू, मैं छोटू की जुबानी बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये छोटू जब 30,000 की रिंग खरीद रहा है, क्या ये इस ज्वेलर या इस सोने वाले को ये बात बोल सकता है, भैया जी अब 30,000 का सामान हो गया है, इस पे 1 ग्राम फ्री दे दो या आधा ग्राम फ्री दे दो? आधा ग्राम, 1 ग्राम इसके हिसाब से कितना हुआ सोचो? 6,000 इसके हिसाब से, क्योंकि ये है 5 ग्राम। 5 ग्राम की कीमत है 30,000, तो 1 ग्राम का कितना हो गया? 6K, दैट इज 6,000, बराबर। आधा ग्राम मांगेगा तो फॉर हाफ ग्राम ये कितना हो जाएगा? 3K, मतलब 3,000, है ना। 30,000 पे ये 3,000 का माल मांगेगा। बेचारे दुकानदार क्या करेगा? इस शटर बंद करेगा, इसको पीछे डालेगा, अच्छे से धोएगा और दुकान के बाहर फेंक देगा। ऐसा कर सकता है क्या? इससे वो फ्री मांग सकता है? बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी
कभी गोल्ड शॉप गए होंगे तो उसका एक तराजू होता है, एक बहुत डेलिकेट सा इसके ऐसे कुछ रखा हुआ, वो भी एकदम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, है ना। तो तुम जो भी गोल्ड की चीज खरीदते हो वो इसमें रखता है ना, वो इसमें रखता है एंड मेजर करता है। जब वो यहाँ पे मेजर कर रहा था, अगर मेजरमेंट में छोटू के रिंग का मेजरमेंट अगर 5.0000 ऐसे आया तो वो बोलेगा हाँ ये 5 ग्राम है। यहाँ क्या आगे आया 5.0000, ये भी आया, हाँ सर ये 0 आए बराबर, और मान लो 1 आ गया तो ठीक है, वो बोल देगा ठीक है इट इज 5 ग्राम, वो छोटू को बराबर 30,000 में दे देगा। लेकिन अगर ऐसा भी आया ना 5.002 भी आया, ही विल चार्ज छोटू सम 200-300 रुपीज एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू है। लेकिन सब्जी वाले के पास तो ऐसा नहीं था, सब्जी वाले के पास क्या था देखते हैं आगे, फिलहाल ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो लेट्स कंपेयर, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया बेटा, यहाँ पे तुमने खरीदा टोमेटो एंड पोटैटो, क्या खरीदा टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। ये खरीदा 2 kg, ये खरीदा 3 kg बराबर। अब जब शॉपकीपर ने ये मेजर किया तो उसने ये ध्यान नहीं दिया एग्जैक्टली 2 है या 3 है, ये 2 पॉइंट समथिंग आगे हो सकता है, मान लो 150 ग्राम भी हो सकता है, ये 3.100 ग्राम भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल, कुछ ऊपर है, कुछ वजन ऊपर है। बट यहाँ पे ये जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है ये मैटर नहीं करती, ज्यादा मैटर नहीं करती। तो इसीलिए सीधा सीधा सब्जी वाले के पास जो वजन काटा होता है, कुछ ऐसा आपने देखा होगा मार्केट में, इसमें सीधा सीधा 3 kg 2 kg ऐसा लिखा हुआ रहेगा, इसमें 3 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, ये मेजरमेंट्स की ज्यादा फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जब वो सब्जी वाले के पास है तो ये जो डेसिमल फिगर्स है इनकी ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू है नहीं, ज्यादा ज्यादा आधा रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 10 भी नहीं, बहुत ज्यादा हो गया 10 मतलब फर्क पड़ेगा बराबर, पर आधा रुपए, 1 रुपए या 50 पैसा बोलो, 1 रुपए बोलो, 2 रुपए बोलो, ज्यादा नहीं मैटर करेगा, करेक्ट। लेकिन जब ये छोटू गोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए आया तो वहां पे ये कैलकुलेशन बहुत मैटर कर रही है, 5.000 एंड 5.0250, इट मैटर्स अ मच, बहुत ज्यादा मैटर करेगी। यहां से ये जो है इस कैलकुलेशन के कारण ये जो गोल्ड बेचने वाला बंदा है इसका हेवी लॉस हो सकता है, अच्छा खासा लॉस हो सकता है। सो दिस टाइम इन द कैलकुलेशन ऑफ गोल्ड द डेसिमल प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्लस छोटू यहाँ पे कुछ फ्री में मांगे तो सीधा उसको बंद कमरे में लेके जाके अच्छे से कूटा जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ फ्री में मांग सकता है, तो ये इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट वैल्यूज की, है ना। और क्यों हम ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल या डे टू डे लाइफ में ऐसी भी कुछ कैलकुलेशंस है, ऐसे भी कुछ केसेस है, या ऐसी भी कुछ सिचुएशंस है वेयर वी नीड हाई प्रिसीजन इन आर इंस्ट्रूमेंट। एंड हाई प्रिसीजन इन इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हें कितना ज्यादा डेसिमल प्लेसेस मेजर करके दे सकता है। आई अगेन रिपीट, हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब वो मुझे कितनी ज्यादा डेसिमल वैल्यूज देगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? सो वी हैव एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट, समथिंग डिफरेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिसीजन मतलब कितनी ज्यादा डेसिमल वैल्यूज देगा, जितनी ज्यादा डेसिमल वैल्यू, सब देखो यहाँ 0 डेसिमल वैल्यू, यहाँ बहुत सारी डेसिमल वैल्यू, 4-5 डेसिमल वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पे इन डेसिमल वैल्यूज का सिग्निफिकेंट बहुत है, नुकसान है, अच्छा खासा हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो गोल्ड वाले का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको गोल्ड मेजर कर रहा है, इट इज हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ये लो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये सबको क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। बढ़िया सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, अच्छी कहानी है, तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अप्लाई होगी या हो सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, है ना। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स है जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सीधा तुम लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स लगाओ, धड़ाधड़ क्वेश्चंस उड़ाओ, दैट्स इट, ठीक है। यही मेरा मकसद है कि तुम जेईई नीट में अच्छे से स्कोर करो। ये सब रटते बैठने में क्या फायदा है, क्या मजा है, बराबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब तो समझ गया। अब मैं इस पीपीटी पे कुछ लिखूंगा नहीं, ये तुम्हारे लिए एम्प्टी है, तुम लिखो क्या समझ में आता है इससे, ठीक है। मैंने मेरा मीनिंग तुम लोगों को फील करा दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स का, प्लस व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टू अस ये भी बता दिया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो। सो सबसे पहला फंडा देखेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेरा फंडा, अविनाश फंडा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई नंबर ऐसा है, अब ध्यान से देखो, क्या इस नंबर में डेसिमल है? नहीं है सर, इसमें डेसिमल है ही नहीं। तो अगर नॉन डेसिमल वाला नंबर आया
सो ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो से शुरू करो, नॉन जीरो से खत्म करो, एंड विथ नॉन जीरो नंबर। तो बताओ फटाफट से, इस नंबर में ये जो बड़ा चौड़ा सा लंबा सा नंबर लिखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? सो इट इज 1 2 3 4 5 6। सो सर दिस नंबर इज हैविंग टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 6। क्या ये बात सबको समझ में आई? ना आगे के जीरो मैटर करते हैं ना पीछे के, इफ इट इज अ नॉन डेसिमल नंबर। डेसिमल में मैटर करता है, अभी देखा है हमने गोल्ड वाले केस में। क्या ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अरे सर इसमें तो डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया ना? सो डेसिमल प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, करेक्ट, तो भूलना नहीं है। सो यहाँ पे अगर ऐसा नंबर आता है तो स्टार्ट विथ नॉन जीरो, स्टार्ट करना है सर नॉन जीरो से एंड काउंट करना है टिल द एंड। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस इज 11। क्या ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं चलो फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 100। 100 बोला है सर, क्या यहाँ पे डेसिमल है? क्या यहाँ पे डेसिमल है? यहाँ डेसिमल नहीं है। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। 1 इज द आंसर। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ओके, टाइम कितना हो गया? चलो ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट, नाउ फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। सर यहाँ पे आगे डेसिमल है, ये डेसिमल है बेटा, ठीक है, ये डेसिमल है। सो काउंट ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो। सो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। सो दैट इज वाई इट इज 3 ओनली। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस नंबर में काउंट करो फटाफट से। सर ये बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं सर? अरे ये क्या है? 0.000 0.000। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे? इसमें तो नॉन जीरो ही नहीं है सर, तो इसका मतलब आंसर इज बड़ा वाला जीरो। गलत तो मेरे भाई। अब बताओ कितने होंगे? क्या इसमें 3 है? क्या इसमें 4 है? क्या इसमें 5 है? कैसे निकाले? सिंपल सी बात है। क्या इसमें कोई नॉन जीरो है? नहीं है सर। लेकिन जीरो खुद एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बताता है ना। जीरो बताता है आई एम जीरो, इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो इंफॉर्मेशन कन्वे करे, जो कैलकुलेशंस में काम आए, उन्हें ही तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाएगा। सो दैट इज वाई ये पूरा का पूरा नंबर इज हैविंग अ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जीरो इटसेल्फ इज जीरो, इट इज सेइंग आई एम जीरो, करेक्ट। तो वो एक नंबर कन्वे कर रहा है, वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बता रहा है। सो दैट इज वाई द आंसर इज 1 हियर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे किया जाए, ठीक है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये केसेस के लिए इनको कैसे यूज़ किया जाए, कैसे हम पता लगा सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्या ये बात क्लियर है? चलो तो चलो फिर अभी हम लोग शुरू करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस। और मैं बता दूं दिस केस इज वेरी इजी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, बस आपको एक सिंपल सा छोटा सा रूल याद रखना है। सो चलो मैं ये तीनों के तीनों जो नंबर है एडिशन जिनका हो रहा है उनको यहाँ पे बड़े में लिखता हूँ। 3.1421 प्लस 0.241 प्लस 0.09, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ डील कर रहे हैं, क्या बोला, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो सबसे पहला इसके पास कितने हैं 4, इसके पास कितने हैं 3, इसके पास कितने हैं 2। तो सबसे कम डेसिमल प्लेस यहाँ पे किसके पास है? सर यहाँ सबसे कम डेसिमल प्लेस तो थर्ड वाले नंबर के पास है, दैट इज नंबर 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फिर से सुनो, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इट शुड कंटेन ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज जो भी मेरा मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है वही मेरा फाइनल आंसर के पास जाएगा। तो मुझे आंसर इस वे में लिखना है कि मेरे फाइनल आंसर के पास 2 डेसिमल प्लेसेस हो। तो चलो पहले एडिशन कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव, यहाँ पे 1 आ जाएगा लास्ट में, फिर 2 + 1 3 आ जाएगा, फिर 4 + 4 8, 8 + 9 17 आ जाएगा, फिर 2 3 4 बराबर। सो दिस इज 3.47। सो मेरी जो वैल्यू आई है वो आई है 3.4731। बट आई नीड द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यही तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है बच्चों, जिस भी नंबर के पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है, जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भाग ले रहे हैं, द नंबर्स विच आर पार्टिसिपेटिंग in the addition and subtraction, I again repeat, the numbers which are participating in addition and subtraction, तो तुम्हें वो नंबर पकड़ना है जिसके पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है। मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे? वी हैव 2 मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, सो माय आंसर शुड आल्सो कंटेन 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मुझे 3 और 1 को उड़ा देना है, बराबर। यहाँ राउंड ऑफ होता है, देखो नहीं होता है तो वैसे ही लिख दो। सो दिस इज 3.47 इज माय आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आ गया, करेक्ट। ये किसके लिए रूल था? ये रूल था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए द रूल इज डिफरेंट, तो हमें डिफरेंट रूल फॉलो करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंट रूल फॉलो करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। इज दिस क्लियर? तो चलो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल देखते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हम लोग ध्यान देंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे देखते हैं? अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले फटाफट से एडिशन का केस निपटा लेते हैं। सबसे पहले बोलो 5 + 15 इट इज गोइंग टू बी 20। 5 + 15 इट इज गोइंग टू बी 20। यहाँ पे डेसिमल प्लेस दोनों में देख लो, 0 0, सो फाइनल आंसर शुड कंटेन 0 डेसिमल प्लेसेस। सेकेंड 8.18 प्लस 8.18 प्लस 3.2, यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 है बेटा, सो आंसर शुड कंटेन 1 डेसिमल प्लेस। ये 8 नीचे आ जाएगा, 2 + 1 3, 11.38। अब देखो अगर मुझे यहां से एलिमिनेट करना है तो 8 का राउंड ऑफ होके इधर आ जाएगा, सो माय आंसर विल बी 11.4। उम्मीद कर रहा हूं ये सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज 4.00 प्लस 3.162। यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस इसके पास है, डेट इज 2। ये 2 ऐसे का ऐसा नीचे, 6 ऐसे का ऐसा नीचे, 1 4 + 3 7। मुझे आगे यहाँ से उड़ा देना है, सो माय आंसर इज 7.16। दिस इज माय आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फटाफट से, इट इज 4 and 0.92, 4 and 0.92। चलो अब मजा आएगा। यहाँ मिनिमम डेसिमल प्लेस 0 है, तो ये आएगा 2, ये आएगा 9, ये आएगा 4.92। लेकिन अब मुझे यहाँ डेसिमल प्लेस 0 रखने, तो 9 का राउंड ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। सो आंसर इज 5। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया यार, बच्चों वाली बात है, ये बहुत आसान है, करेक्ट। हम बचपन में ऐसे राउंड ऑफ किए हुए। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, बड़ी ही आसान चीज थी। अब आगे केस है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ, रैंडमली वैल्यूज लेता हूँ, रैंडमली आई विल टेक द वैल्यूज, ठीक है। तो चलो मैं लेता हूँ 4 × 3, 4 × 3 सबसे पहले। अब यहाँ क्या देखना है सर? यहाँ देखना हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, सो माय आंसर शुड कंटेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 × 3 सर 12 होता है, कितना आसान है सर बेटा। लेकिन 12 है, लेकिन 12 में तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई ना, एक आ गया 1, एक आ गया 2। अरे ये तो मिस्टेक हो गई। लेकिन 4 × 3 = 12 भी होता है सर, लेकिन बेटा यहाँ एक सिग्निफिकेंट, यहाँ एक सिग्निफिकेंट, सो आंसर शुड कंटेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 1 कैसे करो? 1 करने के लिए मुझे या तो इसको 10 करना पड़ेगा या तो 20 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास हो गए 1 सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट। लेकिन सर 20 तो बहुत दूर है। हाँ बेटा, तो आंसर हो गया ना 10। तो जो नज़दीक का नंबर रहेगा हम उसे आंसर कंसिडर करेंगे। सो नाउ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 4 × 3 इज 10 नॉट 12। क्या ये बात क्लियर है? ये कैसी मैथ्स है सर? ऐसा ही है, यही रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। सो वी हैव टू सी द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें मिनिमम वही हमारा आंसर। क्या ये बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस फ्यू क्वेश्चंस। 4.2 × 0.2, सो 4.2 × 0.2 बराबर क्या आएगा? ये बोलो जल्दी आंसर फटाफट से। 4.2 × 0.2 व्हाट शुड बी द आंसर? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, आगे 0 0। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। 8 0 टोटल 2, सो ये डेसिमल प्लेसेस 2 हो गए। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं सर? 2। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं सर? 1। सो माय आंसर शुड कंटेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सो व्हाट शुड बी द आंसर सर? आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या आंसर होना चाहिए? सो द आंसर शुड बी 0.8 ओनली, सो द आंसर इज 0.8। क्या बात है, ये तो बहुत आसान है सर। नेक्स्ट 2 × 6, यार ये तो हमने देख लिया, ये आएगा 10। 1.6 × 1.6, चलो 16 का सीधा सीधा स्क्वायर बता दो कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, सो 1.6 × 1.6 हो जाएगा 2.56। लेकिन देखो 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, सो दिस शुड बी
2.6। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। क्यों, राउंड ऑफ कर दो, मुझे यहाँ से उड़ाना पड़ेगा, ये 5 से बड़ा नंबर है। करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 2.4। सो 4.8 डिवाइडेड बाय 2.4, द आंसर इज 2 सर। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 2। यहाँ कितने हैं, 2। तो आंसर के पास एक कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, 4.8 डिवाइडेड बाय 2.4 इज 2, बट दिस कैन नॉट बी द आंसर, द आंसर शुड बी 2.0। अब हुए ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। ठीक है, तो तुम्हें ऑप्शन में हो सकता है 2 भी दिया जाए, 2.0 भी दिया जाए, तो किस पर टिक करोगे? द आंसर शुड बी 2.0 एंड नॉट 2। इज दिस क्लियर एवरीवन? यही खास बात है बेटा इस चैप्टर की। उम्मीद कर रहा हूँ सबको बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, चलो। सो ये रूल्स है बेटा राउंडिंग ऑफ के। जैसे अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए पढ़ा, किस चीज़ के लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा, डिवीजन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। करेक्ट। नाउ ये है राउंडिंग ऑफ के रूल्स। इसको भी फटाफट से उड़ाते। मैं फिर से तुम्हें एक ही बात बोलूंगा, यार बेटा ये आराम से पढ़ लेना तुम। ठीक है, घर जाके देख लेना, जब मैं PDF भेज दूंगा तब बोर्ड्स के लिए रट लेना। लेकिन फिलहाल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फटाफट से इसको कैसे उड़ाया जाए वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलो। सो राउंडिंग ऑफ 5, 5.0, 5.00 फंडा। ठीक है, अगर इस तरीके से कुछ भी हो, ठीक है, सो यहाँ क्या बोला है? थिंक इवन ब्रो, थिंक इवन ब्रो। इसका मतलब क्या है सर? समझाता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो मान लो बेटा सबसे पहला नंबर है तुम्हारा 6.422। ठीक है, क्या बोला है मुझे यहाँ पे? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने रखने हैं? 1। 1 डेसिमल प्लेस रखना मतलब मुझे क्या उड़ाना पड़ेगा? यहाँ से आगे का नंबर उड़ाना पड़ेगा, है ना? यहाँ से आगे का नंबर उड़ाना पड़ेगा। लेकिन देखो, जो नंबर मैं उड़ा रहा हूं इट इज लेस देन 5, जो नंबर मैं उड़ा रहा हूं इट इज लेस देन 5। अगर 5 से छोटा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधा उड़ा दो। सो यहाँ पे क्या बचेगा? 6.4 बराबर। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे 2 डेसिमल प्लेस रखना है, इसको मैं उड़ा रहा हूं सर, जिसको मैं उड़ा रहा हूं इट इज ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो एक नंबर राउंड ऑफ कर दो। सो ये 6.48 का हो जाएगा 6.49। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट, अगेन मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं सर, ये जो नंबर मैं उड़ा रहा हूं इट इज अगेन ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 है तो एक यहाँ कर दो। सो +1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर कैरी 1, फिर 0, तो ये हो जाएगा 7.00। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अगला मुझे बोला यहां से नंबर उड़ाना है, यहां से नंबर उड़ाना है, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस रखना। तो मैं उड़ा कितना रहा हूं? 500। ठीक है, तो ये जो फंडा ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये है 5, 50, 500 एंड सो ऑन। ठीक है, 5, 50, 500 एंड सो ऑन। शायद थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। अब देखो यहाँ मैं जिस नंबर को उड़ा रहा हूँ वो 500 है। क्या 500 यहाँ पे लिखा है? हाँ लिखा है। अब ध्यान देना है, मैं जिस नंबर को उड़ा रहा हूँ, जिस 500 को उड़ा रहा हूँ, इन नंबर में से या इस टाइप के नंबर में से मैं जिस नंबर को उड़ा रहा हूँ उससे पहले इवन लिखा है कि ऑड लिखा है? समझ में आया? जिस नंबर को मैं उड़ा रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं, उससे पहले इवन नंबर लिखा है कि ऑड नंबर लिखा है? सो 500 को मैंने उड़ा दिया, उससे पहले लिखा है 6.6। ये नंबर है तुम्हारा 6.6500। मैं यहां से ये नंबर उड़ा रहा हूं, तो इस उड़ाने वाले नंबर से पहले इवन नंबर लिखा है सर, इसीलिए तो यहां बोला है थिंक इवन ब्रो। अगर इवन होगा तो लेफ्ट इट अनचेंज्ड, सो द आंसर हियर विल बी 6.6। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, 2 डेसिमल प्लेस, यहां से नंबर उड़ा रहा हूं, द नंबर इज 7.485। तो नंबर यहां से उड़ा रहा हूं, क्या मैं 5 उड़ा रहा हूं? 5 उड़ा रहा हूं सर। क्या इससे पहले इवन लिखा है? इवन लिखा है सर। सो द आंसर विल बी 7.48। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, 2 डेसिमल प्लेसेस, आगे वाला नंबर है सर 6.755000 बराबर। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मुझे यहां से ये नंबर उड़ा देना है सर। अगर ये नंबर उड़ाना है यहां से तो रूल क्या कहता है बेटा? चेक करो पहला वाला नंबर इवन है क्या? नहीं है, यहां पे नहीं है सर। जहां उड़ा रहा हूं, जिसको उड़ा रहा हूं उसके पहला वाला नंबर इवन नहीं है, यहां पे ऑड नंबर है। सो दिस विल बिकम 6.76। मेक इट इवन। अगर ऑड है तो थिंक इट इवन बेटा। क्या ये बात क्लियर है? ऑड नंबर को इवन बनाओ, इवन हो तो वैसा ही रहने दो। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज 8.995। नेक्स्ट नंबर 8.995, 2 डेसिमल प्लेस, इसको उड़ा देना है। 5 है, सामने वाला नंबर ऑड है तो मेक इट इवन। दिस विल बिकम 9.00। दिस इज द आंसर। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट नंबर है सर 6.6501।
1 डेसिमल प्लेस बोला है सर, 1 डेसिमल प्लेस, तो मुझे यहां से उड़ाना पड़ेगा। इसको मैं उड़ा रहा हूं सर, इसको मैं उड़ा रहा हूं, पर क्या ये 500 है? दिस इज 501, दिस इज 501, दिस इज नॉट 500, तो राउंड ऑफ कर दो, दिस विल बिकम 6.7। अगर 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम एक राउंड ऑफ कर देते हैं, पर सर यहाँ 500 नहीं है, यहाँ 501 है बच्चों, ध्यान दो, दिस इज नॉट 500, दिस इज 501, सो दिस विल बिकम 6.7। यहाँ थिंक इवन नहीं है, समझे? नेक्स्ट, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ से उड़ाना है, तो ये कितना आ जाएगा? 7.49। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और हंसते खेलते सबने राउंड ऑफ खत्म भी कर दिया, अभी शुरुआत, अभी खत्म हो गया, दैट्स इट। कितना आसान फंडा था ये। चलो आगे, नेक्स्ट एमसीक्यू, कम ऑन। मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शोज मोर द, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना क्या होगा, उतना क्या होगा? एक्यूरेसी होगी, एरर होगी, नंबर ऑफ फिगर्स होगा या वैल्यू होगा? सो द आंसर इज एक्यूरेसी उतनी ज्यादा जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेंगे। देखा ना, गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग, क्लियर है? नेक्स्ट, if a measured quantity has n significant figures, the reliable digits in it are, significant figures का मतलब ही reliable digits होता है सर, जो कैलकुलेशन में भाग ले, जिनकी कुछ वैल्यू हो, करेक्ट, जो कुछ मीनिंग दे उस वर्ड को या उस डिजिट को, करेक्ट। सो रिलायबल विल बी n ओनली, सेम ही होना चाहिए ना? यस। नेक्स्ट, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर 4.9283। राउंड ऑफ करना अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब देखो 1 2 3, तो यहां से आगे मुझे उड़ा देना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, 3 डेसिमल प्लेस नहीं बोला है, ध्यान दो, बराबर। यहां से आगे उड़ा देना है। 8 5 से बड़ा है तो 4.93 विल बी द आंसर। क्या ये क्लियर है सबको? आगे चलो। सो टुडे वी विल बी स्टॉपिंग दिस लेक्चर 7 हेयर। उम्मीद कर रहा हूं आप सबको यहां तक सब कुछ समझ में आया है जो भी पढ़ा है, ठीक है। मज़ेदार सा टॉपिक है, राइट। और जो कंसेप्ट मैं जिस तरीके से या जो एग्जांपल्स लेके कवर कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, माइंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ। आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, बहुत बढ़िया फिजिक्स का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।